So under chemical properties of S block elements, actually, as we know that all these S block elements, they are actually elements with, you can see that their atomic sizes are quite large. So these elements have low ionization enthalpies, and due to very low ionization enthalpies, these elements are highly reactive metals. This we have already discussed many times. Moreover, the reactivity increases down the group. When we move down the group with increase in size, cesium is the most reactive metal in these alkali metals, among all these metals. Next, if we discuss the properties with water, air, halogens, the main reactions. So firstly, we will take up reactivity towards air. एयर में बेटा ये मेटल्स जो हैं वो बिकॉज आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि अल्कलाई मेटल्स आर मेनली केप्ट इन कैरोसिन. रीजन क्या है इनको कैरोसिन में रखने का? बिकॉज दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स और एयर एंड मॉइस्चर दोनों से ही विगरसली रिएक्ट करते हैं एंड दे कैन कैच फायर इवन. तो इनको हम कैरोसिन में प्रोटेक्ट करके रखते हैं. बट अदरवाइज इफ यू फाइंड द रिएक्शंस, एक मेटल्स की जो एक जनरल टेंडेंसी है कि व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर तो मेटल्स रिएक्ट स्लोली, जो रिएक्शन चलता रहता है उसकी वजह से मेटल्स में कोरोजन भी होता है. तो ये मेटल्स भी एयर के साथ, ड्राई एयर के साथ अगर रिएक्शंस इनकी होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर यू कैन से, इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, देन दीज मेटल्स गेट टार्निश. टार्निश होने का मतलब है कि इनकी जो अपर सरफेस है, उसकी जो लस्चर है, वो लस्चर खत्म हो जाती है. टार्निशिंग टेक्स प्लेस व्हेन दे आर प्लेस्ड ओपन इन एयर. एंड दीज ऑक्साइड्स एक्चुअली अगर हम एयर के साथ इनको रिएक्ट करवाएं तो दे बर्न विगरसली बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी. जो नॉर्मल मेटल्स है उनमें कोरोजन स्लो चलता है, बट इनकी जो रिएक्शंस है दे आर विगरस इन एयर. और ऑक्सीजन के साथ अगर इनको बर्न किया जाए प्योर ऑक्सीजन में, देन दे फॉर्म ऑक्साइड्स. अदरवाइज एयर में बर्न करने पे समटाइम्स नाइट्राइड्स आर आल्सो फॉर्म्ड. लिथियम बनाता है नाइट्राइड, बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते. But all these elements, they burn vigorously in oxygen, forming oxides. You can see this reaction. Lithium combines with oxygen to form lithium monoxide. Whereas other elements like lithium से आगे, मतलब जितना इनका size increase होता जाता है ग्रुप में downwards, उतना इनकी जो tendency है oxides बनाने की वो increase होती है, और oxides के आगे फिर वो पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स तक भी बना देते हैं. तो हाईएस्ट, जिसका मतलब लार्जेस्ट साइज जो सीजियम है, द पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज लार्जर एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. लिथियम जो है वो सिर्फ मोनोऑक्साइड ही बनाता है, और सोडियम कैन फॉर्म पर ऑक्साइड एज वेल. तो यहाँ पे बेटा तीनों रिएक्शंस आपको बुक में गिवन है. लिथियम प्लस O2 गिविंग लिथियम ऑक्साइड Li2O विच इज मोनोऑक्साइड. दूसरा है आपको नेक्स्ट सोडियम प्लस O2 गिविंग सोडियम पर ऑक्साइड. तो सोडियम ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बनाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है. एक्चुअली ऑक्साइड आयन आगे फर्दर खुद ऑक्सीडाइज होता है और इट फॉर्म्स पर ऑक्साइड आयन. पर ऑक्साइड आयन का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, आपने 9th-10th में भी किया हुआ है, O2 2 नेगेटिव चार्ज होता है परऑक्साइड आयन पे. तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले बनाने, मतलब परऑक्साइड अगर किसी भी एलिमेंट का बनाना है तो आपको परऑक्साइड आयन का वैलेंसी पता होना चाहिए. इट इज O2 2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड होता है O2 1 नेगेटिव चार्ज. तो सुपर ऑक्साइड में जो मतलब मेटल्स बना रहे हैं वो हैं जनरली लार्ज साइज. याद रखो, ये जितना लार्ज कैटायन होगा वो उतने ही लार्ज एनायंस के साथ स्टेबलाइज इजीली हो जाता है. इसलिए स्मॉल साइज लिथियम जो है इट कैन नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स. और सोडियम जो मीडियम साइज का है वो पर ऑक्साइड तक तो बना लेता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स बिकॉज स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपर. तो आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. So this reaction M plus O2 giving MO2 is a general reaction where M can be K, rubidium or cesium. Suppose if it is asked to write the reaction of potassium with oxygen, तो ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम रिएक्ट करके KO2 बनाएगा. KO2 is potassium super oxide. ठीक है.
यहाँ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रॉब्लम 10.1, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स नेवर चेंज इन एनी ऑफ द ऑक्साइड। कोई चाहे मोनो ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे वेरी करती है, बट पोटेशियम की नहीं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस अभी नहीं डालेंगे आपको PT3 में, बिकॉज वो चैप्टर जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है वी विल बी डूइंग इन PT4, जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, उसमें आपको आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन। तो बस एक चीज आप अपने अभी इतना याद रखना है कि एल्कलाई मेटल्स दे ऑल हैव वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 ओनली। कभी भी चेंज नहीं करेंगे वो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको वो लूज कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। नाइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन नॉर दे कैन लूज 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो दे शो उन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। क्लियर? आपको यहाँ थोड़ा सा वैलेंसीज याद रख सकते हो। O2 2 नेगेटिव परऑक्साइड है, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन है, ठीक है। एंड ऑक्साइड आयन आपको पता ही है O2 नेगेटिव चार्ज। जस्ट वेट अ मिनट, आई जस्ट type here. For example, here you want to write oxide ion. So this is O2 negative charge की form में बेटा 2 negative, here actually option is not there to write in that way. And O2, अब इसके ऊपर अगर आप it's not possible to write here in this way ना। चार्ज अगर हम लगाएं O2 नेगेटिव अगर लगाते हो, O2 आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह लिखना है, एंड देन चार्ज 1 नेगेटिव, देन इट इज सुपर ऑक्साइड आयन। एंड O2 लिख के आप अगर चार्ज दे रहे हो उसके ऊपर 2 नेगेटिव, देन इट इज परऑक्साइड आयन। तो ये तीनों आयंस में डिफरेंस है, और ये अदरवाइज हमने केमिकल बॉन्डिंग में इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में भी ये सारे आयंस कंसीडर किए थे। तो दिस फर्स्ट वन इज ऑक्साइड आयन, सेकेंड वन इज ऑक्साइड आयन O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, अकेला सिंगल ऑक्सीजन एटम है। बाकी जो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आयन है दे आर मेड अप ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर एक 1 नेगेटिव चार्ज है, देन इट इज superoxide ion. If O2 molecule has 2 negative charge, then it is called peroxide ion. तो these two are molecular ion, और वो first जो है वो एक atom से बना हुआ ion है, that is oxide ion. तो this is how these three ions are different. ठीक है? तो इतना आपको ये चीज और याद रखनी है बेटा, smaller the size of cation, इट विल फॉर्म ओनली ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड तक ही वो बना पाएगा। जितना साइज आगे बढ़ता जाएगा, जैसे लिथियम सबसे छोटा है तो इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, and larger cations like potassium, rubidium and cesium, they form superoxides because large size cations are stabilized with large sized anion. तो अब O2 नेगेटिव जो है इट इज लार्जर इन साइज, तो इट गेट स्टेबिलाइज। आप इसको कह सकते हो कि O2 जो ऑक्सीजन का कंटेंट है इसके अंदर ज्यादा है। In all these oxides, the oxidation state of alkali metal is +1. Always remember this thing. किसी में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है मेटल्स का, दैट विल बी ऑलवेज +1। ऑक्सीजन का तीनों में अलग अलग है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे मार्क कर लो बेटा, नाइट्रोजन जो है वो जस्ट वेट, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन सिर्फ लिथियम का है। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्राइड। तो ये रिएक्शन कब होगी? अगर आपको रिएक्शन पूछा जा रहा है हाउ लिथियम रिएक्ट्स विद एयर, तो एयर के साथ वो ऑक्साइड भी बनाएगा, ये वाली रिएक्शन भी होगी, साथ साथ नाइट्राइड भी बनाएगा। तो फॉर नाइट्राइड यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन एज लिथियम प्लस N2 then Li3N। नाइट्राइड की जो वैलेंसी होती है नाइट्राइड आयन, इट इज N3 नेगेटिव, ठीक है। तो Li3N जो हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज ड्यू टू वैलेंसी ऑफ लिथियम इज +1, नाइट्राइड आयन जो होता है N3 नेगेटिव होता है। तो क्रिस क्रॉस से जब आप फॉर्मूला बनाओगे लिथियम नाइट्राइड इज Li3N। तो बैलेंसिंग के लिए जब हम करेंगे इसको, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हो, एंड हियर यू कैन राइट 2।
और लिथियम भी 2 आ जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द रिएक्शन ऑफ लिथियम. ये बेटा एरो साइन है एंड दिस इज Li3 जो है सबस्क्रिप्ट आएगा 3 यहाँ पे एंड देन हियर यू कैन सी द फॉर्मूला. So this is how lithium reacts in air. अगर लिथियम की एयर के साथ रिएक्शन पूछी जाती है तो आपने दोनों इक्वेशंस देनी है. Li plus O2 giving lithium oxide, Li plus N2 giving lithium nitride. And if the reaction is asked only with oxygen, for example, as you can see here, it is written when alkali metals are burned or you can say treated with oxygen only. Pure oxygen में अगर हम उनको react करवाते हैं तो they burn vigorously to form oxide. Monoxide, peroxide or superoxide, they may be according to the elements. Okay. और ये भी एक चीज याद रखो, सुपर ऑक्साइड आयन इज ओनली स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज केटाइंस सच एज KRB एंड CS. और वन मोर थिंग, रिएक्शन नाइट्राइड का फॉर्मेशन सिर्फ लिथियम करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड इसकी जो एक डायगोनल रिलेशनशिप जाती है सेकेंड ग्रुप में जो मैग्नीशियम है उसके साथ, दैट विल डिस्कस लेटर इन चैप्टर. And due to this it forms nitride. Other elements of the group do not form nitrides. Remember this thing. और openly air में आप इनको अगर open कर देते हो तो moisture की presence में they react vigorously and catch fire. That is why they are kept in kerosene oil. Okay. Otherwise dry air के साथ ये अगर reaction करवाते हो तो slow reaction में ये tarnishing हो सकती है इनकी, मतलब luster खत्म हो जाती है. तो with this reactivity of air is all about, मतलब आपको किस तरह से, any doubt if you have you can ask. रिएक्टिविटी एयर में सबसे पहले ड्राई एयर के साथ टार्निशिंग होती है. टार्निशिंग का मतलब ऑक्साइड बना लेते हैं और अपनी सरफेस पे ये इनकी जो लस्टर है वो खत्म हो जाती है. और ये ऑक्साइड्स फिर अगर मॉइस्चर है वहां पर तो उसके साथ फर्दर हाइड्रोक्साइड्स भी बना लेंगे. बट अगर नॉर्मली एयर में हम इनको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन में, प्योर ऑक्सीजन में, तो दे बर्न विगरसली टू फॉर्म ऑक्साइड्स और वो अकॉर्डिंगली मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे. सेकेंड थिंग, लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑफ एयर. एयर के साथ अगर हीट करते हैं हम लिथियम को, देन इट फॉर्म्स नाइट्राइड as well as oxide both. So you need to write both equations for lithium with air, and other elements do not form nitrides in air. And next is kerosene oil में इनको क्यों रखते हैं, इसका रीजन आप ऐसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये अगर एयर से रिएक्ट करेंगे देन दे विल कैच फायर. Next is react, just wait. Next, reactivity towards water. As we have already done this thing or in 9th class, 10th class as well, that metals जितने भी हैं वो water के साथ react करके hydrogen gas release करते हैं and साथ साथ में अपने hydroxides or in some metals you can see oxides are also formed. But वो oxides की जो formation होती है ना metals के साथ, वो generally D block elements करते हैं. ये जो alkali metals हैं इनका नाम ही इसीलिए alkali metal है because they treat or they react with water to form strongly you can say basic hydroxides. क्योंकि ये नाम alkaline solution का मतलब ही होता है कि hydroxides है, तो इनके oxides नहीं बनाने आपने. Always remember they react with water to form strongly alkaline hydroxides, जिसको हम alkaline solution कहते हैं normally, LiOH, NaOH, ठीक है, with water. मतलब यहाँ general जो equation given है बेटा M plus H2O giving metal ion plus OH ion लिखा, आप इसको collectively hydroxide भी लिख सकते हो, MOH कर दो plus H2. So for example, if it is asked to write for lithium, then it will be forming LiOH, सोडियम के साथ NaOH and then पोटेशियम के साथ KOH. So for any metal, if you general reactions आपको याद होंगी तो you can easily write for any metal. valency same है सब elements की, तो same ही type के formula होंगे, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, cesium hydroxide. Okay. और cesium hydroxide जो है बेटा वो strongest base है. थोड़ा सा याद रखो, basic nature of हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स जो है वो ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज होता है.
चाहे वो ऑक्साइड्स हैं या वो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जितना बड़ा कैटायन होगा उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उतना ही बेसिक नेचर वाला होता है, क्योंकि वो अपने में से इजीली OH आयन रिलीज कर सकता है. तो दिस इज व्हाई सीजियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बिकॉज अदरवाइज तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस है. NaOH आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट अदरवाइज अगर हम ग्रुप में ट्रेंड देखें तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस. अब इसमें एक और रीजन है कि इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, कल हमने ई नॉट वैल्यूज डिस्कस की थी, रिडक्शन पोटेंशियल्स, लिथियम का सबसे ज्यादा है -3.04 वोल्ट, और पूरी सीरीज में सोडियम का सबसे कम है, ठीक है, जो ई नॉट वैल्यू है. बट स्टिल लिथियम उतनी विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज वाटर में उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है उसकी रिएक्शन, इसलिए विगरस रिएक्शन नहीं है. ठीक है, बाकी जो ग्रुप के मेटल्स हैं, अगर आप कभी यूट्यूब पे एक वीडियो है, आई थिंक मैंने 10th में भी शेयर की थी, उसमें आपको एल्कलाई मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन के इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट शो किए हुए हैं कि अगर सीजियम का एक छोटा सा पीस एक बहुत बड़े सी में डाल दिया जाए तो वो पूरा सी इस तरह से एक्सप्लोजन के साथ मतलब इट कैचेस फायर द इंटायर, आप देखोगे कि पूरे समुद्र में ही आग लगी, जैसे इतना बढ़िया सा उन्होंने विजुअल दिखाया हुआ है उसका. तो दैट एक्चुअली शोज द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टुवर्ड्स वाटर. तो दे आर क्वाइट विगरस टू कैच फायर इन वाटर. तो रिएक्शंस वाटर के साथ बहुत विगरसली होती हैं, एक्सेप्शन एक लिथियम है जो उतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, बाकी केमिकली जो आपको रिएक्शन इक्वेशन देनी है वो सबके लिए सेम है. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस विल ऑलवेज बी रिलीज्ड. नाउ आर यू एबल टू राइट इक्वेशंस इफ आई आस्क फॉर्मूला ऑफ और इक्वेशन ऑफ cesium with water? तो CSOH plus H2 balancing will be same as it is given in the general reaction. बेटा आपको reactions उतनी ही करने की जरूरत है जो NCERT में. Don't go for reference books for these chapters, especially S and P block element को reference books से करने की जरूरत नहीं है. Even +2 में भी हम लोग NCERT वाली ही कराते हैं, because board exam में भी कभी equations बाहर से नहीं आती. ठीक है, no need to go for these chapters beyond NCERT. Next is the reactivity towards dihydrogen. Dihydrogen is H2 gas, hydrogen gas, and metals, generally these alkali metals or other metals also, they react with hydrogen to form metal hydride. जहाँ हाइड्रोजन, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट इसी सेंस में है कि जब वो हेलोजेंस के साथ कंबाइन होता है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब हाइड्रोजन तब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है क्योंकि हेलोजेंस उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां वो HCl, HBr, HI ऐसे कंपाउंड्स बनाता है. वेयर एज व्हेन हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद highly electropositive elements like alkali metals or alkaline earth metals, और अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है खुद. और वो मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी ज्यादा है पॉजिटिव कैटायन बनाने की, तो मेटल्स विल ऑलवेज acquire positive oxidation state. So similarly, because these metals are highly electropositive elements of the entire periodic table, तो ये elements इजीली रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाएंगे. और जहां पे भी बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज में है वहां आपको कंपाउंड का नेम हाइड्राइड देना है. हाइड्राइड आयन इज H नेगेटिव आयन. और इन मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज इन मेटल आयंस की भी वैलेंसी +1 है, हाइड्राइड हैज -1 वैलेंसी, तो फॉर्मूला विल बी MH. तो सिमिलरली इफ इट इज आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्राइड तो इट विल बी NaH. ओके, एंड देन सीजियम हाइड्राइड CSH, लिथियम हाइड्राइड LiH. तो ये सारे एलिमेंट्स इस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं बाय हीटिंग दीज मेटल्स विद हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन. एक्सेप्शन लिथियम का है, 1073 केल्विन पे उसको हीट करना पड़ता है. तो टेम्परेचर्स इफ यू कैन रिमेम्बर तो इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा समवेयर. इट इज क्योंकि हम समटाइम्स अगर कंडीशंस नहीं लिखी होती तो वी कैन डिडक्ट मार्क्स. तो जो कंडीशंस आपकी NCERT बुक में है एटलीस्ट दोस्त तो यू नीड टू लर्न. तो
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन 673 केल्विन पे है, एक्सेप्शन लिथियम बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा सा इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 1073 केल्विन पे रिएक्ट करेगा। अदरवाइज these compounds formula is same for all, valencies are same, and all these metal hydrides are ionic solids with high melting points. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। तो सिंपलेस्ट रिएक्शंस है कि ये मेटल्स हेलाइड्स बनाते हैं इजीली बिकॉज हेलोजेंस के साथ, हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो ये दोनों ही चीजें जो बहुत दोनों ही तरफ से हाई रिएक्टिविटी आ रही है, तो रिएक्शन विगरसली होता है एंड एल्कली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद देम टू फॉर्म हेलाइड्स। तो हेलाइड्स का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ऐसे ही लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, NaCl, KCl, CSCl, RbCl, किसी भी तरह का हेलाइड है इजीली बनाते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। बट यहाँ पे उस रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन हेलाइड्स का नेचर डिस्कस करना। कि अब आपको मैंने ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी बताया कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है अगर केटायंस जो हैं वो एनायंस को पोलराइज कर सके, ठीक है। और एनायंस, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम सेम लेते हैं, सपोज हम क्लोराइड का ही नेचर डिस्कस करते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके क्लोराइड्स का अगर हम देखें कि कौन सा ज्यादा आयनिक होगा, कौन सा कोवेलेंट, देन ऑलवेज रिमेंबर लार्जर द साइज ऑफ केटायन, ठीक है, ग्रेटर वुड बी द आयनिक कैरेक्टर। एक छोटी सी चीज याद रख लो, छोटा केटायन कोवेलेंट बनाएगा, बड़ा केटायन आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड तो वो आयनिक ही बनाएंगे वैसे सारे ही, क्योंकि आयन्स इनके इजीली बन जाते हैं, बट छोटा जो लिथियम केटायन है, इट कैन पोलराइज इजीली द एनायनिक क्लाउड। स्मॉल लिथियम आयंस, its nuclear or positive field is stronger as compared to the large cations. So the bond, ionic bond, acquires somewhat polarization, and due to polarization the covalent character gets increased in the bond. Hence lithium halides are covalent in nature, whereas other halides of this group are ionic, and most ionic halides are formed by cesium. और ओके, अब लिथियम के भी जो हेलाइड्स हैं बेटा, उनमें भी नेचर पूछ सकते हैं, जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इसको अरेंज करना है सपोज आपने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। एनीवन हु कैन टेल, anyone who can tell the, you can say, ionic or covalent character? Just a minute. LiF, LiCl, LiBr, Li iodide. So I have written these 4 halides of lithium. If it is asked to arrange them in increasing order of ionic character, which one would be most ionic here? Otherwise it is written in this paragraph, but I have discussed this so many times. This is Fayen rule actually, जो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर को उससे डिस्कस कर सकते हो। Yes, mute yourself and tell. Nobody knows? I don't think so. Lithium fluoride. Lithium fluoride is most ionic. If you want to arrange them in increasing or order of ionic, तो यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा lithium fluoride, then it is lithium chloride, then it is lithium bromide, and lastly it is lithium iodide. रीजन क्या है लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है? अब पहले हमने अलग अलग केटायंस लिए थे, एनायन सेम रखा था, तो उस केस में सबसे छोटा जो केटायन होता है वो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके कंपाउंड में। अब अगर आप केटायन को फिक्स कर रहे हो एंड यू आर चेंजिंग द एनायन, तो एनायन का जितना साइज बढ़ता जाएगा, उसके साइज बढ़ने के साथ साथ
उसका अपना जो एनायनिक क्लाउड होगा वो इजीली पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइजेशन पे ही डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। हायर द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, ग्रेटर वुड बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो लिथियम आयोडाइड का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लार्ज होने की वजह से उसके अपने न्यूक्लियस की फील्ड जो उस एनायनिक क्लाउड को उतना संभाल नहीं पाएगी, उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगी। तो आयोडाइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो लिथियम आयन से इजीली पोलराइज हो जाएगा और ज्यादा पोलराइज होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन। तो लिथियम फ्लोराइड जो सबसे छोटा एनायन है फ्लोराइड, उसका सबसे कम पोलराइजेशन होगा, हेंस दैट विल हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, फॉलोड बाय क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन लिथियम आयोडाइड। ठीक है, तो लिथियम आयोडाइड विल बी द मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड इन दिस सीरीज, लिथियम के सीरीज में अगर हम देखें तो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अदरवाइज वैसे भी इस पूरे एल्कलाई मेटल्स के अंदर सब के हैलाइड्स को अगर हम कंसीडर करें, लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट। देन एनी डाउट इफ यू हैव, क्योंकि इसमें से ऐसा एक क्वेश्चन जरूर हम डालते हैं हैलाइड्स वाला, कौन सा आयनिक ज्यादा है, कौन सा कोवेलेंट ज्यादा है। इसके फॉर्मूला की टेंशन मतलब, फॉर्मूले तो बहुत इजी है, रिएक्शन भी आपको सिंपल यही लिखनी है, M+X2, या जैसे सोडियम का लिख रहे हो Na+Cl2 गिविंग NaCl। बहुत सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी हेलोजेंस को बनाने की। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस देयर आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। These are very commonly available salts, सी वाटर में भी इजीली अवेलेबल, क्योंकि आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था कि जो अवेलेबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम, दे आर अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के। और ये दोनों ही अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में ज्यादा होते हैं, हेलाइड्स की फॉर्म में। हेलाइड्स की फॉर्म में ये सी वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ अर्थ की क्रस्ट में भी मिलते हैं, और उनमें थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, बट जनरली हेलाइड्स की फॉर्म में ये मेन जो इनका अकरेंस है बेटा, दैट इज सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर आपको ये भी मैंने पहले बताया, बिकॉज दीज मेटल्स आर very you can say large in size, and their last electron is highly shielded from the noble gas core, so that is why they have strong tendency to lose electron। तो अपनी खुद की अगर एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, तो the other species by which they are reacting, so they will get reduce them, so they are behaving as a strong reducing agent। और ये जो reducing और oxidizing tendencies हैं, ये एक्वस मीडियम में कैलकुलेट की गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स निकाली गई हैं वैल्यूज, वो रिडक्शन पोटेंशियल्स टेंडेंसीज में हाईएस्ट जो नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो लिथियम की है। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और यू कैन से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे ज्यादा। एंड सोडियम की जो वैल्यू है वो सबसे कम नेगेटिव है, इस ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं ओनली इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो सोडियम विल बी द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस ग्रुप। ये भी एक ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कर लो बुक में, जो ये 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए ऐसी चीजें हम बहुत बारी डाल देते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, वेयर एज लीस्ट पावरफुल, मतलब अदरवाइज तो स्ट्रॉन्ग है सोडियम भी, बट कंपेरेटिवली टू दी अदर एलिमेंट्स लिथियम के बाद आएगा सीजियम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सोडियम जो है वो लीस्ट पावरफुल है ई नॉट वैल्यूज के बेस पे। अब ये भी मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बताया था कि ई नॉट वैल्यूज जो है वो डिपेंड किस पे करती हैं। तो दीज वैल्यूज एक्चुअली डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, इसी में दिए हुए हैं बेटा बुक में। सबसे पहले देखो, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको सॉलिड स्टेट से मेटल को गैसियस स्टेट में लेकर आना है। ठीक है, तो इन दैट फॉर्म यू नीड टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या है? आपने सॉलिड मेटल को गैसियस स्टेट में लाए हो पहले, तो इतनी एनर्जी आपने बाहर से प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करती है कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स से आप देख लो। तो नेक्स्ट थिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो गैसियस स्टेट में आ गया मेटल आयन, मेटल एटम, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तब ये एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो मतलब ये
टू जो एनर्जी वैल्यूज हैं, sublimation enthalpy and ionization enthalpy, these two values of energies are to be provided to the metal during a reaction. अब तीसरा स्टेप आप देखो, क्योंकि आप एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम कंसिडर करते हैं, तो व्हेन दीज मेटल आयंस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और दे आर ट्रीटिंग विद सम अदर एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जो ये केटायन बनाएंगे वो केटायन हाइड्रेट हो जाएगा. हाइड्रेट होने का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वाटर मॉलिक्यूल्स विल यू कैन से सराउंड दिस केटायन. मेटल आयन की चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे इस फॉर्मेट में, जिस तरह से ये स्फेरिकल सा एक बन जाता है पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर में मेटल एटम होता है, मेटल आयन, और उसके बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं. और इस पैटर्न में कि मेटल वाटर का जो ऑक्साइड पार्ट है, ओ नेगेटिव पार्ट, वो मेटल आयन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है. और इस हाइड्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी हीट रिलीज होती है. अब ये जो हीट रिलीज होती है ना, वो कंपनसेट कर देती है ऊपर वाली दोनों हीट जो आपको देनी पड़ रही है. तो अगर किसी एलिमेंट्स के अंदर ये हीट हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सीड कर जाती है इन दोनों से, तो वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या विगरसली यू कैन से रिएक्ट करेगा, या उतना ही ज्यादा ई नॉट वैल्यू होगी उसकी, रिडक्शन टेंडेंसी उतनी ज्यादा, रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लिथियम के लिए फेवरेबल है सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज. अदरवाइज ये दोनों फेवर करते हैं फैक्टर सीजियम को, बट सीजियम इज नॉट हैविंग द ई नॉट हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू ड्यू टू दिस थर्ड स्टेप. ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर लिथियम. हियर इट इज रिटन विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन, लिथियम हैज हाईएस्ट hydration enthalpy, which accounts for its high negative E naught value and hence its high reducing power, or you can say it is the strongest reducing agent. Underline कर लो ये चीज भी, और इसका रीजन भी हम पूछ लेते हैं, why is lithium strongest reducing agent? So that is because of its small size and high hydration enthalpy. अब आपको बेटा ये क्वेश्चन इस तरह का भी देख लो, E naught value for क्लोरीन, आयोडीन, सिल्वर आयन, सोडियम आयन, लिथियम आयन, इन सब के लिए ई नॉट वैल्यूज आपको गिवन है. अरेंज द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपने वो एलिमेंट लिखना है जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ई नॉट वैल्यूज, इनको चेक करो. देखो क्लोरीन के लिए प्लस 1.36 है, सिल्वर प्लस 0.53, सॉरी आयोडीन के लिए प्लस 0.53, सिल्वर 0.79, एंड देन सोडियम माइनस 2.71, लिथियम माइनस 3.04. ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उतना वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ वाला होगा, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. हेलोजेंस के ऑक्सीडाइजिंग नेचर होते हैं, मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर होते हैं. मेटल्स भी यहाँ पे 3 दिए हैं, तो इनको आपने जो अरेंज करना है वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हियर इन दिस ग्रुप. सेकंड आएगा सोडियम जिसका माइनस 2.71 है. थर्ड इज दिस आयोडाइड विच इज विद प्लस 0.53, उसके बाद 0.79 वाला सिल्वर, एंड देन 1.36. तो बस आपको ई नॉट वैल्यूज से बॉदर करना है, स्पीशीज को देखो ही मत आप. जिसकी ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जिसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम है, मतलब सबसे कम इन द सेंस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, हायर अप यू कैन से, ठीक है, लीस्ट नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, दैट विल बी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उल्टा ट्रेंड भी याद रखना है. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया. अब ये बाकी रिएक्शंस तो आपने हेलोजेंस, डाइहाइड्रोजन, वाटर और एयर के साथ साथ एक और रिएक्शन कि अमोनिया अदरवाइज इज अ गैस, बट अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो, और या फिर उसको हम जब लिक्विफाइड करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया के साथ भी इन मेटल्स की क्वाइट रैपिड रिएक्शंस हैं. एंड इन दीज रिएक्शंस एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दीज मेटल्स डिसॉल्व giving deep blue solutions.
जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रीजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, आप रिएक्शन देखो। एक्चुअल में अमोनिया के साथ ये एक तरह का कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर एक चार्ज है, जैसे मेटल आयन साथ में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स देखे, और वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स वेरिएबल नंबर्स में, इन एनी नंबर इट मे बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एटम, तो उसके साथ ये एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, MnH3 होल x, x मे बी एनी नंबर, और दूसरी तरफ इन मेटल आयन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं आपको दोनों तरफ बाइंड करवाने हैं, मेटल आयन के साथ भी, इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल का कंपाउंड बना है वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, विच इज नोन एज, अब यहाँ पर क्योंकि नंबर तो नहीं है इसलिए हम इसको अमोनिएटेड केटायन ही कह देंगे। यहाँ पे अमोनिएटेड केटायंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्कलाई मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस जो हैं वो डीप ब्लू कलर के होते हैं, बिकॉज एक्चुअली जो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, और विजिबल रीजन से जब कोई एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो बची हुई लाइट जो ट्रांसमिट होती है उसमें वो व्हाइट कलर की नहीं रहती, रादर क्योंकि एक कलर जो एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी के जो 6 कलर्स हैं वो अब कंपैरेटिवली जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम जिसको कहते हैं वो ये शो करते हैं। तो दीज सॉल्यूशंस शो कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर because these freely moving, or you can say these ammoniated electrons absorb energy from the visible region. अब visible region का कोई भी एक characteristic wavelength अगर absorb हो गया तो बची हुई जो light उससे pass through हो रही है वो 7 colors नहीं है, उसमें एक characteristic color absorb हो गया, तो that transmitted light will be of some different color, तो इस केस में वो ब्लू कलर की है। एंड दीज सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने का भी यही रीजन आप नोट कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर अनपेयर्ड, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के तरफ अमोनिया